हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अहमद सिद्दीकी स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल विथ्रू टू स्टडी पे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रसायन विज्ञान का जो हमारा पहला पार्ट है बिलियन, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति होती है या प्रवृत्ति क्यों होती है। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। द्रव्यों में गैस का घुलना एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है। ये लासेतलिए के नियमानुसार ताप बढ़ाने पर साम दिशा में स्थानांतरित हो जाते हैं। दाब की कमी आने की प्रवृत्ति होने के कारण सदैव विलेयता में कमी आती है। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई बीकर, इसमें सॉल्यूशन है, ये हमारा विलयन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये हमारी गैस के कुछ अणु उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम इसका ताप बढ़ाते हैं तो उसमें जो इसके जो अणु जो गैसों के घुले हुए हैं, उसमें मतलब इसके जो जो घुले हुए अणु हैं उनमें इनकी जो विलेयता है उसमें हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है, इसको समझना है। या फिर आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, सूर्य के प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश की जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, उससे भी इसमें विलेयता में कमी आने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा क्यों होता है ये आप ऐसे समझें। जब इसमें क्या होता है, जब इसमें सबसे पहले जब इसमें हीटिंग पहुंचती है तो इसमें क्या होता है, इसके जो गैस के अणु हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, साम दिशा में स्थानांतरित होते हैं और मतलब जो मुक्त अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और बाष्पीकरण तेजी से होता है। तो इसलिए इसमें जो बाष्पीकरण के साथ साथ जो इसके अंदर जो गैस घुली हुई होती है उस वो भी क्या होता है, ये मतलब बाहर निकलने की कोशिश करती है। मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर से मतलब जो सतह को छोड़ के बाहर आने की कोशिश करती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति होती है। और दूसरा प्रश्न आपका ये है, कम दाब तथा उच्च ताप पर जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है। ये भी ऐसा ही प्रश्न है। मुझे लगता है आप इस प्रश्न को मतलब इसको समझ लिए तो आप इसको भी समझ जाएंगे। तो कम दाब तथा उच्च ताप पर जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है, ऐसा क्यों, ये भी इसी से रिलेटेड प्रश्न है। कम दाब तथा उच्च ताप पर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था, जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण तेजी से होएगा ही, क्योंकि जल के अणु सतह छोड़ेंगे और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसके कारण जल के अणु सतह छोड़कर में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, इसी कारण वाष्पीकरण तेजी से होता है। मैंने आपको बताया था। मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था मतलब गैसों की मतलब कमी आने की प्रवृत्ति होती है, और यहाँ पे मतलब वाष्पीकरण। तो इसके अंदर जो जल के अणु होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो जिसकी जो अणु हैं जिसकी सतह छोड़कर गतिज अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले मतलब इसका जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, मतलब ज़्यादा नहीं है, तो उसके आता है मतलब ये फिक्स रहते हैं। जब इसका मतलब ताप बढ़ाते हैं तो इसके अणु गतिज अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से होने लगता है। ठीक है, ये आपको समझना था इसमें। और ये है, जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में सहज महसूस करते हैं, ऐसा क्यों। या फिर ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, जलीय जीव ठंडे जल में गर्म जल की अपेक्षा सहज महसूस करते हैं, ऐसा ही प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये है, वायुमंडल पर कम ताप करने पर ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, और ये भी किस पे आधारित है, आप उसको समझ सकते हैं, लासेतली के नियमानुसार। ठीक है, और जबकि समान दाब पर ताप चढ़ने पर ऑक्सीजन की विलेयता में हमेशा कमी आती है, और ये ऐसा क्यों होता है हम आपको पहले बता चुके हैं पहले प्रश्न में। ठीक है, और अतः कम ताप पर अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जलीय जीव ठंडे जल में सहज महसूस करते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है आपने जो मतलब पहला प्रश्न समझ लिया, तो आपको ये दूसरे तीसरे प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे। और ये वाला प्रश्न है हमारा, मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ क्या है। ठीक है, ये हमारा, या फिर के एफ क्या है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, मोलल अवनमन स्थिरांक ना दिया हो तो। वैसे मतलब ऐसे तो दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विद्युत अन अपघट्य के 1 ग्राम मोल को घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है, अवनमन क्या होता है, उसमें कमी होती है। ठीक है, अवनमन कमी होती है, वह उस विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसका वो सूत्र भी देख लेते हैं क्या है इसमें। इसका सूत्र ये दे रखा है, के एफ बराबर ये हमारा स्मॉल एम गुणे डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्लू
बटे 1000 बटे स्मॉल w, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्मॉल m है तो उसको हम किससे दर्शाएंगे, ये हमारा विलय का अणुभार होगा और ये स्मॉल w हमारा विलय का भार होगा। ये आपको इसमें समझना है m और ये w में। m जो स्मॉल m है हमारा क्या होगा, विलय का अणुभार होगा, और जो स्मॉल w है वो भार होगा और स्मॉल m अणुभार होगा। ये आपको अच्छे से समझना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। भार और अणुभार में अंतर होता है, ठीक है। और ये हमारा कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है। और डेल्टा TF क्या है, इसमें हिमांक में अवनमन, जो उसके अंदर कमी होगी वो उसको इससे दर्शाते हैं, ठीक है। और अगला हमारा ये प्रश्न है, अर्धपारगम झिल्ली क्या है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, या फिर ऐसे भी आ सकता है अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसमें कोई आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये है अर्धपारगम झिल्ली एक प्राकृतिक कृत्रिम सतत सीट होती है, ठीक है। एक सीट प्रकार की होती है इस तरह से, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली। इसमें सूक्ष्मदर्शी जालों का सूक्ष्मदर्शी छिद्रों का एक जाल होता है, ठीक है। ये हमारा ये है, इस तरह से एक जाल होता है। छोटे छोटे अणु होते हैं वो तो मतलब गुजर जाते हैं, परंतु जो जल से बड़े अणु होते हैं किसी विलायक के या विलेन के, उनको गुजरने में बाधा उत्पन्न होती है या फिर बहुत कम गुजर सकते हैं, ठीक है। कुछ इसके उदाहरण है, आप उनको भी देख लीजिए। ये हमारा है, पहला उदाहरण है हमारा चर्मपत्र है, अंडे की झिल्ली है, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली है, और भी कई झिल्लियां हैं जो हमारी अर्धपारगम झिल्लियां कहलाती हैं, ठीक है। और ये हमारा अगला प्रश्न है, ये मोलरता और मोललता की परिभाषा लिखो और इनमें अंतर बताओ, ये इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो इसमें पहले बात कर लेते हैं मोललता की। मोललता की अगर बात करें तो 1000 ग्राम विलायक में घुले विलय के ग्राम अणुओं या फिर मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है। और मोलरता की बात करें, किसी विलयन में 1000 ग्राम मिलीलीटर में घुले ग्राम अणुओं या फिर मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। में घुले ग्राम अणुओं मोलों की संख्या को उस विलयन की कहते हैं मोलरता। इसमें बस अंतर ये है मोललता में और मोलरता में, मोललता होती है हम उसको किलोग्राम में मापते हैं, और ये हमारी मोलरता होती है इसको हम मिलीलीटर या फिर लीटर में मापते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम मिलीलीटर या फिर एक लीटर। अंतर की इसमें अंतर क्या है, तो इसमें अंतर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें ये जो हमारी मोलरता होती है वो ताप के साथ निर्भर होती, मतलब परिवर्तित हो जाती है या निर्भर होती है, और जो हमारी मोलरता है ताप के साथ निर्भर नहीं करती है। बस इसमें आपको इतना समझना है, जहाँ अगर मोलरता की बात हो रही है तो समझ लीजिए वहाँ पे ताप है, और अगर मोलरता की बात हो रही है तो वहाँ पे ताप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझना है। और हमारा अगला प्रश्न इसमें ये है, मोल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए या फिर उदाहरण देकर समझाइए, इस तरह से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अगर बात करें अपन मोल अंश की, मोल अंश होता क्या है, तो विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव या घटक में मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायकों के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, ठीक है। और इसे हम x से दर्शाते हैं। ये विलयन में विलय के मोल अगर Na है और तथा विलायक के मोल N भी हो, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, तो सबसे पहले हम अगर विलय के मोल अंश निकालेंगे तो कैसे, हमने आपको बता चुके इसको x से दर्शाते हैं, तो फिर हमने किस में निकालना है, इसमें ए के निकालना है, ठीक है। और ए के निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हमने यहाँ पे विलय माना है तो विलय कैसे मानेंगे, यहाँ विलय के होंगे फिर उसके बटे में विलय फिर प्लस विलायक, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। और ऐसे ही हम विलायक के निकाल लेंगे, तो विलायक हमने यहाँ पे बी माना है तो यहाँ पे विलायक के बटे में विलायक प्लस विलय के, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, विलयन में समस्त अवयवों के मोलों का योग जो होता है सदैव एक होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में भी मिल सकता है कि समस्त इसकी जो अवयवों का योग होता है वो मतलब कितना होता है, तो आप उसमें एक टिक कर सकते नहीं मतलब करना है, ठीक है। और ये हमारा इसका इस तरह से आप इसको लिख सकते, अगर पेपर में आए तो आप इसको इस तरह से लिखें। ये यहाँ पे हमने ये हमारा ए है और ये बी है, ये हमारा विलय है और विलायक माना है हमने, और जब हमने इसको ऐड किया तो इसका योग सदैव एक आता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें और हम उस कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करें। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।